मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 4 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू लिमिट चिल्ड्रंस स्मार्टफोन टाइम टू 2 आवर्स। हाल ही में कौन से देश ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों का स्मार्टफोन यूज करने का जो टाइम है वो 2 घंटे तक ही लिमिट करेंगे। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स भी देख सकते हैं। चाइना प्लान्स टू लिमिट चिल्ड्रंस स्मार्टफोन टाइम टू 2 आवर्स। चाइना के साइबर स्पेस वॉचडॉग है, उन्होंने ये प्लान पुट फॉरवर्ड किया है कि जो स्मार्टफोन्स का यूसेज टाइम है बच्चों के द्वारा वो दिन में 2 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। और सभी टेक कंपनीज को ये बोला है कि जो फोन्स हैं उनमें एक माइनर मोड वो उसमें इंट्रोड्यूस करें जिससे जो रिस्ट्रिक्शंस है इनेबल हो सके। इसके लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर मोड ऑफ द मोबाइल इंटरनेट, ये भी एक ड्राफ्ट ओपन पब्लिक के कमेंट्स के लिए वो रखा गया है 2 सितंबर तक। अगर वो गाइडलाइंस अडॉप्ट करती है पब्लिक भी जैसे वो एक्सपेक्टेड हैं, तो चाइना इसको चाइना इंट्रोड्यूस करेगा सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बच्चों के लिए इन द यूसेज ऑफ स्मार्टफोन्स। ये जो प्रपोज्ड गाइडलाइन सजेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं ये 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग होगी। जैसे 3 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए अलग रिस्ट्रिक्शंस होंगी, 3 से 8 साल के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, फिर 8 से 12 के लिए, 12 से 16 के लिए और 16 से 18 के लिए। जो भी बच्चे 8 साल की एज के कम होंगे उनके लिए जो माइनर मोड है वो 40 मिनट के लिए पर डे परमिट किया जाएगा। और जो 3 साल से कम है गाइडलाइंस ने बोला है उनके लिए ऑनलाइन इंटरनेट प्रोवाइडर्स उनको बच्चों के सॉन्ग्स हो गए, जैसे बच्चों के एनलाइटनमेंट एजुकेशन या कोई पेरेंट चाइल्ड कंपेनियनशिप प्रोग्राम, ऐसा कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर्स को देना पड़ेगा ऑडियो के द्वारा कि वो ऑडियो सुन सके। 16 से 18 एज ग्रुप वाले लोगों को 2 घंटे का यूसेज दिया जाएगा। माइनर मोड क्या होगा, प्रोहिबिट होगा फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू माइनर्स फ्रॉम 10 PM to 6 AM। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो फोन जो इंटरनेट सर्विसेज होंगे वो माइनर मोड में नहीं अलाउ की जाएंगी। सम क्वेश्चंस अबाउट हाउ दिस विल बी इन्फोर्स्ड, ये अभी तक नहीं है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बारे में जब भी फर्दर डिटेल्स आएंगी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से देश ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट की है। जो ऐसी एग्जांपल्स हैं वो आपके एसेज में, मेंस के आंसर्स में, आपके इंटरव्यूज में वहां पर भी आप कोट कर सकते हो। इट विल ऑलवेज फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, सो जस्ट कीप इन माइंड दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स, दैट विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली विच मिनिस्ट्री फॉर्म्ड द एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज द डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस ऑन द कैंपसेस। हाल ही में भारत में कौन से मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है जो कि जो कैंपसेस है, एजुकेशनल कैंपसेस, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस को रिवाइज करने के लिए काम करेगा। ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। सेंटर फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस ऑन कैंपसेस। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कॉन्स्टिट्यूट की है एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि रिविजिट करेगा जो भी इसके रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पर विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अदर माइनॉरिटीज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ ये जो है ये राज्यसभा में एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करते हुए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार जी, उन्होंने बोला है कि यूजीसी ने एक स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के नक्शे कदम पर चलते हुए, जहां पर उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि वो क्लैरिफाई करें अफर्मेटिव स्टेप्स क्या ले रहे हैं वो कैंपसेस को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त करवाने के लिए। तो इसी के बारे में है ये एग्जांपल्स भी आप कोट से कर सकते हो। बहुत सारी जगह बहुत सारे जो क्वेश्चंस में एसेज में बहुत स्कोप है इसका भी। जैसे आपके जो अगर सिविल सर्विसेज की बात करो तो GS2, GS3, इवन GS4 में भी कई टॉपिक्स में आप ऐसी एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विवाद से विश्वास स्कीम 2 लॉन्च्ड रिसेंटली
एम्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड विच पार्टी। जो विवाद से विश्वास स्कीम सेकंड, इसका जो वर्जन है लॉन्च हुआ है रिसेंटली, उसका क्या एम है, गवर्नमेंट और किस पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करना। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट्स और कोर्ट्स के बीच में, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के बीच में, ऑप्शन सी इज गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में या वेंडर्स की बीच में, ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट एंड बैंक्स के बीच में। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट किक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम, जो विवाद से विश्वास स्कीम 2 है, इसका एम है कि जो गवर्नमेंट है और इसके वेंडर्स हैं, जो कोई भी जैसे टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट को कोई भी जो सामान सप्लाई करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी सप्लायर है गवर्नमेंट का और उनकी कोई भी अंडरटेकिंग है, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा वो विवाद से विश्वास 2 की स्कीम के अंडर सेटल किया जाएगा डिस्प्यूट। और इसमें इसके अंदर जो क्लेम्स है 31 अक्टूबर तक वो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि आप क्लेम कर सकते हैं। सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली जो कि वॉलंटरी सेटलमेंट अमाउंट उनको ऑफर करेगा। सपोज 2 पार्टीज, गवर्नमेंट और किसी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो गवर्नमेंट उनको उसके जो भी उनका केस है पर्टिकुलरली उसके बेस्ड एक वॉलंटरी सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है, इस बजट में बोला था कि वो एक सेटलमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्कीम है ऑल डोमेस्टिक कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पर ऑल कीवर्ड ध्यान रखना है, सभी जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है जहां पर गवर्नमेंट एक पार्टी है वहां पर अप्लाई होंगे। गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर्स को एक सेटलमेंट अमाउंट देनी होगी, गवर्नमेंट ऑफर करेगी अप टू 85% ऑफ द नेट अमाउंट अवार्डेड बाय द कोर्ट। जो भी कोर्ट ने, जो हमारी अदालत है, उन्होंने जो अमाउंट एक नेट अवार्ड की है उसका अप टू 85% गवर्नमेंट उनको ऑफर करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास 2 कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, तो ये इसका नाम है। आपको डायरेक्टली विवाद से विश्वास 2 स्कीम भी पूछ लिया जा सकता है। इस साल यूनियन बजट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इंडिकेट किया था कि वो इस टाइप के डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए ऐसी कोई भी स्कीम जो है ऑफर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द पीस टॉक्स ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। कौन सा देश रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, सिविल वॉर, उनपे एक पीस टॉक्स के बारे में जो मीटिंग है होस्ट करेगा। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएई एंड ऑप्शन डी है सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, द होप फॉर पीस इन यूक्रेन। जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो जिस्ट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपके लिए लगाई है सो दैट आप उसको रीड कर सको। सो सऊदी अरेबिया है ये होस्ट करेगा यूक्रेन, यूएस, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और मेजर डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें इंडिया और ब्राजील भी होंगे। किसके लिए? पीस टॉक्स के लिए ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सपोर्ट एक मांगी है अपने पीस प्लान के लिए, जिसमें जो रशिया की ट्रूप्स हैं कि वो उस जो यूक्रेन का एरिया है वहां से विदड्रॉ कर ले, वापस चले जाएं और यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोर करें एज पर द 1991 बॉर्डर्स, जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बोला है कि जो ये पीस नेगोशिएशंस हैं ये शायद ही, क्योंकि दोनों जो रशिया और यूक्रेन है, दोनों जो पार्टीज हैं वो मानते हैं कि हम इसको कन्फ्लिक्ट को जीतेंगे। बहुत सारे देश और बहुत जैसे चाइना, अफ्रीकन नेशंस, इन्होंने कुछ ओन पीस जो इनिशिएटिव्स हैं प्रपोज भी किए थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया ने अभी तक किसी का भी वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which country has passed the law to allow the mining and auction of minerals including lithium by the private firms। हाल ही में कौन से देश ने एक लॉ पास किया है जिसके अंदर वो जो मिनरल्स हैं जिसमें लिथियम इंक्लूडेड है उसकी माइनिंग और ऑक्शन, जो बोली लगती है ऑक्शन, उसको अलाउ करेगा प्राइवेट फर्म्स को भी। दैट मीन्स जो प्राइवेट फर्म्स है वो माइनिंग के लिए और ऑक्शन के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। इंडिया पासेस लॉ अलाउइंग प्राइवेट फर्म्स टू बिड फॉर एंड माइन लिथियम। यहाँ पर मैंने इसका जो है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं इसके। इंडिया के पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है जिसके अंडर वो गवर्नमेंट को अलाउ करेंगे
टू ऑक्शन एंड माइन इट्स न्यूली डिस्कवर्ड रिजर्व्स ऑफ लिथियम, जो लिथियम के नए रिजर्व्स हमने डिस्कस किए थे कि जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में मिले हैं, अमंग द अदर मिनरल्स। इसमें क्या होगा कि माइनिंग है जो क्रिटिकल इनपुट की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज के लिए, उसको इंक्रीज हो जाएगी। इस लॉ के अंडर लिथियम और कुछ और मिनरल्स वो पहले जो एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट में आते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज को उसकी माइनिंग ऑक्शन जो अलाउ नहीं थी वो रिमूव कर दिया जाएगा। जब वो एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद जो उसकी एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन हो जाएगी, उनको भी ये अलाउ कर दिया जाएगा। बाकी मिनरल्स जो अभी ओपन है माइनिंग और ऑक्शन के लिए कौन कौन से हैं जो हो जाएंगे ओपन? टाइटेनियम, बेरिल, नियोबियम, जिरकोनियम। ये जो मिनरल्स है पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट रन कंपनीज के द्वारा ही माइनिंग के लिए अलाउड थे। दैट मीन्स कि वो लिमिटेड क्वांटिटीज में ही माइनिंग उनकी होती थी, और अगर प्राइवेट फर्म्स उसमें इन्वॉल्व की जाएंगी तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। दैट मीन्स जो काम है एक्सप्लोरेशन और बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन ई क्लियरेंस पोर्टल टू ब्रिंग द रिमेन्स ऑफ बॉडीज फ्रॉम अब्रॉड। हाल ही में भारत में कौन सी मिनिस्ट्री ने ई क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंडर जो अगर किसी की अब्रॉड में इंडियन सिटीजन की डेथ हो जाती है तो वो उनकी जो बॉडीज है, उनके जो रिमेन्स है वापस लेके आएंगे जल्दी, जो है कम टाइम में लेके आएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है यूनियन होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ऑप्शन डी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स, ई क्लियरेंस पोर्टल सेटअप टू ब्रिंग द बॉडीज फ्रॉम अब्रॉड। और डिलेज अवॉइड करने के लिए बॉडीज की ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि ई क्लियरेंस पोर्टल, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट है वो नोडल सेंटर की तरह काम करेगा सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। देश में जितने भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं भारत में, सभी के लिए जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो नोडल सेंटर की तरह काम करेगा और 48 घंटे का अप्रूवल देगा इस प्रोसेस के लिए। ये जो इन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ने कि अगर जो ह्यूमन रिमेन्स का जो ट्रांसफर है दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल इशू एंड इट मस्ट बी कैरिड आउट विद इन अ स्विफ्ट टाइमलाइन। सो इसका यही एम होगा कि इट विल फैसिलिटेट इजी एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर द पब्लिक और फैमिलीज। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, ऐसे भी एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। भारत में जीएसटी काउंसिल किसने बनाई थी, किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? ऑप्शन ए इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी जहां पर उन्होंने पहले जो ऑनलाइन गेमिंग पर वो 28% टैक्स कलेक्ट करते थे वो सेम ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं किए। जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, कैसीनोज है, हॉर्स रेसिंग है, इन पे अभी भी 28% लेवी ही लगेगा। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जो भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो भी इश्यूज होते हैं उस पर रिकमेंडेशन देती है। ये आर्टिकल 279A क्लॉज 1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन जो जीएसटी काउंसिल है किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स है इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि इसके चेयरपर्सन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के सेंटर की तरफ से। हर स्टेट एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस नॉमिनेट करती है या फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन या कोई भी और मिनिस्टर एक मेंबर की तरह। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदि पेरुक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल है भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी जो द हिंदू है इसमें जो डिटेल में भी न्यूज लगी हुई थी, इसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। और तमिल कल्चरल फेस्टिवल आदि पेरुक्कू के बारे में क्विज भी वहां पर जो है उन्होंने दिया हुआ था। सो जो आदि पेरुक्कू फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। जो तमिल लोग हैं
वो हर जगह सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली जो वमेन है वहां की और जो यंग बच्चे हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। ये तमिल मंथ ऑफ आदि, जो आदि मंथ होता है तमिल्स का, उसके 18th डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो वुमेन है, जो लेडीज हैं, वो पॉट जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जर्मिनेटेड नवधन्य के, वो अपने सर पर उठा के एक प्रोसेशन में चलते हैं वाटर बॉडीज की तरफ, जहां पर वो पूजा करते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। किसके लिए? जो उनके फसलें हैं वहां, उसके लिए कि अभी जो मॉनसून है उसमें जो उनकी फसलें हैं उनकी रक्षा की करें, उसी के लिए पूजा होती है। इस मंथ से पहले, इन दिस मंथ प्रेसीडिंग दिस, द वेस्टर्ली विंड्स बिगिन टू सेट ओवर द स्टेट। जो तमिलनाडु है यहाँ पर इस मंथ से पहले क्या है, वेस्टर्ली विंड्स आने के लिए जो रेडी होती हैं। इसके साथ जो वहां की नदियां हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जो फ्लो करती हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया है वो भी अच्छे मॉनसून से उसका भी बेनिफिट होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state had the highest crime rate against people belonging to scheduled caste community in 2021 according to the National Crime Record Bureau data? रिसेंटली एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2021 का एससी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उसका जो डेटा देखा गया है, रिकॉर्ड हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट क्राइम रेट है अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन 2021 अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा। इसी साल जो केरला है वहां पर जो क्राइम रेट है सबसे ज्यादा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के अगेंस्ट। 2020 की बात करें, इससे पहले के साल की, तब भी एमपी में जो एससी के अगेंस्ट क्राइम का जो डेटा था सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा क्राइम एससी के अगेंस्ट एमपी में हो रहा था। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में था प्रिवेलेंट और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश था। अभी इस बार जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस है एससी के अगेंस्ट क्राइम के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम रिवर्स पर डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन न्यूज में था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। डेन्यूब रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स रिसेंटली इन न्यूज। डेन्यूब रिवर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, रिसेंटली न्यूज में थी। ये कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है? ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज अफ्रीका, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज यूरोप। यहाँ पर आप इसका भी क्वेश्चन सोर्स देख सकते हैं। रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन से डेन्यूब पोर्ट सेंडिंग ग्लोबल ग्रेन प्राइसेस हायर। जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने टर्की के प्रेसिडेंट के साथ भी बात की है और उन्होंने बोला है कि जो भी हमारा जो स्टैंड है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो टर्की और यूएन के द्वारा ब्रोकर्ड डील थी यूक्रेन के ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में थ्रू द ब्लैक सी, वहां से रशिया ने एग्जिट कर लिया था। रशिया ने बोला है कि अभी भी हम वहीं हमारा स्टैंड है, हम चेंज नहीं होंगे। रशिया ने यूक्रेन के एक मेन इनलैंड पोर्ट है डेन्यूब रिवर के क्रॉस, वहां पर हमला किया है रोमानिया से। और इससे क्या है, ग्लोबल फूड प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यूज ऑफ फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ गई है टू प्रिवेंट द यूक्रेन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग ग्रेन, की यूक्रेन जो अनाज को एक्सपोर्ट ना कर सके। तो अभी डेन्यूब रिवर के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। ये जो ब्लू कलर से है ये डेन्यूब रिवर का जो कोर्स दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्चार्ज होती है फाइनली जाकर ब्लैक सी में। तो ये जो है डेन्यूब रिवर के बारे में आपको अपने एटलस में जरूर देखना चाहिए क्योंकि रिवर्स बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डेन्यूब इज द सेकंड हाईएस्ट रिवर इन द यूरोप। सबसे पहले जो फर्स्ट है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है रशिया की वोल्गा और सेकंड नंबर पर आती है डेन्यूब, जो कि सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न यूरोप के थ्रू फ्लो करती है। ब्लैक फॉरेस्ट के थ्रू भी निकलती है। ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको इतना क्लियरली नहीं देखेगा, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। और फाइनली ये डिस्चार्ज करती है कहाँ पर, ब्लैक सी में। तो ये जो है डेन्यूब रिवर का आप कोर्स देख सकते हो, काफी एरिया ये ड्रेन करती है यूरोप का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यूरोप। अगर कंट्री पूछ लिया जाए तो वो आपको
कौन कौन से देशों में से निकलती है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं भी कोई क्वेश्चन आता होता तो आपके लिए क्वेश्चन मैं इसलिए देती हूँ कि आप उसको सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट अगर किसी को नहीं भी पता उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप ये करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होगी इन द लॉन्ग टर्म। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव ए नाइस डे।